हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी सेमेस्टर फोर्थ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक एसिड एंड बेसिस का लेक्चर नंबर 2। हमने इससे पहले लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट किया था। अगर आपने वो लेक्चर नंबर फर्स्ट नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे लेक्चर नंबर फर्स्ट की वीडियोस जो है वो देख सकते हैं। जो हमारे लेक्चर सेकंड के टॉपिक्स रहेंगे वो रहेंगे लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेस, solvent concept of acids and base, and the relative strength of acids and bases. लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस कि 1923 में एक साइंटिस्ट हुए जीएन लुईस, जिन्होंने एक न्यू थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेस दी। किस टर्म में? इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस। कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर की डोनेशन या एक्सेप्टेंस की टर्म्स पे जो है वो उन्होंने एसिड एंड बेस को डिफाइन किया। ऐसा सब्सटेंस जो कि एक्सेप्ट करे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को उसे कहा गया एसिड। एसिड जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर बोला गया। या फिर हम इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा सब्सटेंस जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट हो और जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को उस एम्प्टी ऑर्बिटल में अकोमोडेट कर सके उसे कहा गया लुईस एसिड। और ऐसा सब्सटेंस जो कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करे उसे कहा गया बेस। बेस एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर कहा गया। यह हम इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, कोई भी सब्सटेंस जिसके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो जिन्हें कहा गया लुईस बेस। यहाँ पे जो ए है वो एक लुईस एसिड है क्योंकि ये बी से जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, और बी जो है यहाँ पे लुईस बेस है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो लुईस एसिड को जो है वो डोनेट कर रहा है। और इनके बीच में जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड देखने को मिलता है। इन रिएक्शंस को डोनर एक्सेप्टर रिएक्शंस भी बोला जाता है। नेक्स्ट इज लुईस एसिड कि ऐसे कंपाउंड्स जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं और जिनका जो सेंट्रल मेटल एटम है वो एक्सपेंड कर सकता है उनका वैलेंस शेल। सिंपल कैटायंस जो है वो एक्ट करते हैं एज लुईस एसिड्स की जिनके पास लार्ज वैल्यू होगी कैटायंस की, मतलब जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो लुईस एसिड जो है वो वीक एसिड्स होंगे, या स्मॉलर कैटायंस होंगे या स्मॉल चार्ज होगा जिनके ऊपर वो एक्ट करेंगे एज अ स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड्स। मॉलिक्यूल्स जिनके सेंट्रल एटम के पास जो है वो वेकेंट डी ऑर्बिटल हो वो बिहेव करेंगे एज लुईस एसिड्स बिकॉज दे एक्सटेंड देयर वैलेंस शेल बियॉन्ड द ऑक्टेट, क्योंकि ये जो अपना वैलेंस शेल है उसे एक्सटेंड कर सकते हैं अपने ऑक्टेट से बियॉन्ड। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें सेंट्रल एटम जो है वो ऐसे एटम से बाउंड हो जो कि डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एक्टिविटीज के हों थ्रू वन और मोर मल्टीपल बॉन्ड्स, वो भी जो है वो एज ए लुईस एसिड बिहेव करते हैं। नेक्स्ट इज लुईस बेस। न्यूट्रल स्पीसीज हैविंग एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसी स्पीसीज जो कि न्यूट्रल हो और उनके पास एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो वो एज ए लुईस बेस जो है वो एक्ट करते हैं। नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज और अनाइंस, ऐसी स्पीसीज जो कि नेगेटिवली चार्ज हो या वो अनाइंस हो वो भी जो है वो एक्ट करते हैं एज ए लुईस बेस। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को भी जो है वो लुईस बेस ट्रीट किया जाता है क्योंकि इनके पास टेंडेंसी होती है टू फॉर्म पाई कॉम्प्लेक्सेस विद मेटल्स इन द लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स। नेक्स्ट इज लिमिटेशन ऑफ लुईस कंसेप्ट कि जो लुईस ने एसिड बेस का कंसेप्ट दिया उसकी क्या क्या लिमिटेशंस रही। अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट जो एसिड बेस एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जो है वो कंबाइन करते हैं, वहां पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नहीं होता। जब तक वहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा हम रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेस नहीं निकाल सकते। और कुछ एसिड्स जैसे कि HCl, H2SO4 इन्हें कहा गया प्रोटोनिक एसिड्स, बट दे डू नॉट फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद बेसिस। बट ये जो है वो बेसिस के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो नहीं बनाते। जो एसिड्स बेस रिएक्शंस होती हैं वो फास्ट होती हैं, लेकिन जो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स है बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो एक स्लो प्रोसेस है। देयरफॉर इट इज नॉट फिट इन द नॉर्मल एसिड बेस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इज लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस कि आफ्टर लुईस हमारे पास नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आया वो आया बाय लक्स फ्लड
उन्होंने कहा कि एसिड इज अ सब्सटेंस विच एक्सेप्ट ऑक्साइड आयन, कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि ऑक्साइड आयन को जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है, और बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो ऑक्साइड आयन को डोनेट करता है। एसिड जो है वो ऑक्साइड एक्सेप्टर हो गया और बेस जो है वो ऑक्साइड डोनर हो गया। Here is the example, acid plus O2 is give rise to the base, कि जो एसिड है उसने ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट किया और कन्वर्ट हो गया बेस में। बेस गिव राइज टू एसिड प्लस ऑक्साइड, यहाँ पे बेस ने एसिड के लिए ऑक्साइड आयन को डोनेट किया। तो यहाँ पे CaO बेस है लेकिन Ca2 पॉजिटिव के एक एसिड है। कि ऐसे सब्सटेंस जो कि टेंडेंसी शो करते हैं किसकी, ऑक्साइड आयन को या तो गेन करने की या तो लूज करने की, उन्हें कहा जाता है एम्फोटेरिक, मतलब वो लूज भी कर सकते हैं और गेन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ZnO, ZnO जब जो है वो ऑक्साइड आयन डोनेट करेगा तब वो एक्ट करेगा एज अ बेस, और जब ZnO ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करेगा तब वो एक्ट करेगा एज अ एसिड। ये जो सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट था ये 1928 में किसके द्वारा दिया गया, KDLC। ये जो सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, मोड ऑफ सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ द सॉल्वेंट एंड एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ डिफरेंट सॉल्वेंट। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी सेल्फ आयोनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है, और एक्सप्लेन करता है बिहेवियर ऑफ डिफरेंट सॉल्वेंट्स। अलग अलग सॉल्वेंट्स के बिहेवियर को एक्सप्लेन किया किसने, सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट ने। अकॉर्डिंग टू सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट कि हर एक सॉल्वेंट को क्या कंसीडर किया जाता है एज अ पेरेंट ऑफ एसिडिक एंड बेसिक स्पीसीज, और ये जो सॉल्वेंट है वो अंडरगो करेगा, मतलब जो सॉल्वेंट है वो सेल्फ आयनाइजेशन करेगा और वो कन्वर्ट होगा किसमें, कैटायनिक एंड अनायनिक स्पीसीज में। अकॉर्डिंग टू सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो by either dissociation or by the reaction with the solvent gives cation characteristic of the solvent, कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो या तो डिसोशिएट हो जाएगा या सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करके केटाइन करेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्वेंट को देगा, उसे कहा गया एसिड। और बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो या तो डिसोशिएट होगा या तो सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करके हमें एनाइन करेक्टरिस्टिक देगा किसके, सॉल्वेंट के, उसे कहा गया बेस। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वाटर है, वाटर एक सॉल्वेंट है तो वो किस में कन्वर्ट होता है, H पॉजिटिव में प्लस OH नेगेटिव में, H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में। तो जो सब्सटेंस H पॉजिटिव देते हैं वाटर में उन्हें कहा जाता है एसिड, और जो OH नेगेटिव देते हैं वाटर में उन्हें कहा जाता है बेस। वैसे ही अगर हम लिक्विड अमोनिया की बात करें, लिक्विड अमोनिया एक नॉन एक्वस सॉल्वेंट है, तो वो डिसोशिएट होता है किसमें, NH3 NH4 पॉजिटिव प्लस NH2 नेगेटिव। तो जो सब्सटेंस हमें NH4 देंगे वो एक्ट करेंगे एज एसिड इन NH3, और जो हमें NH2 देंगे वो एक्ट करेंगे एज अ बेस इन लिक्विड SO2। लिक्विड SO2 भी एक नॉन एक्वस सॉल्वेंट है, और लिक्विड SO2 में अगर हमारे पास SO2 पॉजिटिव आयन और SO3 नेगेटिव आयन में जो है वो सेल्फ आयनाइजेशन होती है लिक्विड SO2 की, तो जो SO2 पॉजिटिव वाला पार्ट है वो एक एसिड है और एक ये बेस आयन है। तो जो सब्सटेंस लिक्विड SO2 में SO2 पॉजिटिव आयन देंगे वो एक्ट करेंगे एज एसिड, और जो सब्सटेंस लिक्विड SO2 में SO3 नेगेटिव आयन देंगे वो एक्ट करेंगे एज बेस। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास KNH2 है, ये लिक्विड अमोनिया में हमें NH2 नेगेटिव आयन दे रहा है, तो जो KNH2 है वो एक्ट करेगा एज बेस। और हमारे पास है NH4Cl, ये लिक्विड NH3 में NH4 पॉजिटिव आयन जो है वो में हमें दे रहा है, तो NH4Cl एक्ट करेगा एज एसिड। नेक्स्ट इज रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ऐसे एसिड जो कि कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं या एक लार्ज एक्सटेंट के लिए आयोनाइज होते हैं उन्हें कहा जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड्स, और ऐसे एसिड्स जो कि इनकम्प्लीटली आयोनाइज होते हैं या एक लेसर एक्सटेंट लेस अमाउंट ऑफ टाइम के लिए
आयोनाइज होते हैं उन्हें कहा जाता है वीक एसिड्स। तो हमारे पास रिएक्शन है, आयोनाइजेशन ऑफ एन एसिड में बी रिप्रेजेंटेड एज, अगर हमारे पास एच एक एसिड है उसकी आयोनाइजेशन कैसे होगी, एच पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव में होगी। सो जो उसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होगी के ए इज इक्वल टू कंसंट्रेशन एच पॉजिटिव एंड कंसंट्रेशन ऑफ ए नेगेटिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एच ए। यहाँ पे जो के ए है वो एक डिसोसिएशन कांस्टेंट है एसिड का, और ये जो ए है ये डिनोट कर रहा है एसिड आयोनाइजेशन को। ठीक है, तो लार्जर द वैल्यू ऑफ के ए स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। जितनी लार्ज जो है वो के ए की वैल्यू होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग जो है वो एसिड होगा। डिसोसिएशन ऑफ एन एसिड को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास एक टर्म आती है पी के ए। पी के ए की वैल्यू होती है माइनस लॉग के ए या 1/log के ए। पी के ए की वैल्यू है वो हमें डिसोसिएशन के बारे में बताती है। अगर हमारे पास पी के ए की वैल्यू लार्ज है तो एसिड की जो डिसोसिएशन वैल्यू है वो बहुत कम है, इसलिए वो एक वीक एसिड होगा। कि अगर हमारे पास पी के ए की वैल्यू स्मॉल है तो मतलब जो एसिड है वो कंप्लीटली डिसोशिएट है यहाँ पे, और वो एक्ट करेगा एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। और स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए pKa की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती है। नेक्स्ट इज द केस फॉर द बेसिस, की जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है बेसिस की वो किसके टर्म्स में मेजर की जाती है, देयर डिसोसिएशन कांस्टेंट। वही सेम वैल्यू डिसोसिएशन कांस्टेंट की, वो कितना डिसोशिएट होता है। मान लो हमारे पास एक बेस है MOH, वो आयोनाइज हो रहा है M पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन। Therefore, equilibrium constant Kb is equal to concentration of M positive into concentration of OH negative upon concentration of MOH. Here Kb is the dissociation constant of the base. और जो बी सब्सक्रिप्ट है वो हमें डिनोट कर रहा है बेस आयोनाइजेशन को। एसिड के केस में यहाँ पे हम Ka लेते हैं और बेस के केस में हम Kb लेते हैं। लार्जर द वैल्यू ऑफ Kb स्ट्रॉन्गर इज द बेस। सेम अकॉर्डिंग टू एसिड, जहाँ पे Ka की वैल्यू ज़्यादा होती थी हमारे पास उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता था, वैसे ही जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी Kb की उतना स्ट्रॉन्ग जो है वो हमारे पास बेस होगा। To express the dissociation of base, a term pKb is used. pKb is equal to minus log of Kb or is equal to 1/log Kb. इस बेस की लार्ज वैल्यू होगी pKb, वो बेस जो है वो लिटिल डिसोशिएट होगा और वो एक वीक बेस होगा। और जिस बेस की स्मॉल वैल्यू होगी pKb की, वो बेस जो है वो कंप्लीटली डिसोशिएट होगा और वो एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा। सो इसी के साथ हमारा लेक्चर सेकंड जो है वो कंप्लीट होता है। होप आप सभी को ये टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड किसी भी टाइप की कोई क्वेरी या कोई डाउट होता है तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, या इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी या डाउट को जो है वो पिन कर सकते हैं। ऐसी ही केमिस्ट्री टॉपिक्स की क्लियर एक्सप्लेनेशन और कंप्लीट नोट्स की वीडियोस के लिए कैम क्यूरियस को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। Be the part of Chem Curious family. Thank you.